हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगी जिसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको कराऊंगी। तो इस वाली वीडियो में हम वही करने वाले हैं। BHD E142 जो हमारा ये सब्जेक्ट कोड है राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से, आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे विद आंसर्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, आधुनिक युग के राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संदर्भ पर प्रकाश डालिए। इसको वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, आधुनिक युग की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए कि जो आधुनिक युग था उसकी मतलब क्या क्या वहाँ पे उससे संबंधित वहाँ पे परिस्थितियाँ रही या क्या क्या वहाँ पे उससे रिगार्डिंग वहाँ पे सिचुएशंस रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। यदि हम बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मतलब जो आदिकाल था उसका जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे जो समय सीमा थी वो 1050 संवत से लेके 1375 तक संवत तक मानी जाती है। इसके अलावा जो मध्यकाल था, जो मध्यकाल का टाइम पीरियड था उसको भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका टाइम पीरियड था वो था 1375 संवत से लेके 1700 संवत तक। उसके बाद इसके बाद जो काल आया उसको रीतिकाल कहा गया। तो जो रीतिकाल की वहाँ पे समय सीमा थी वो थी 1700 संवत से लेके 1900 संवत तक। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जब 1900 संवत के बाद जो काल आया उसको ही वहाँ यहाँ पे आधुनिक काल या फिर पुनर्जागरण काल के नाम से उसको जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहले एक बार मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसको 3 भागों में बांटा गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो आदिकाल था उसका टाइम पीरियड यहाँ पे था 1050 से लेके 1375 तक। जो मध्यकाल था उसका टाइम पीरियड था 1375 से लेके 1700 संवत तक। इसके अलावा जो थर्ड था आधुनिक काल, उसका टाइम पीरियड क्या था 1700 से लेके 1900 तक, या फिर 1900 के बाद जो काल आया उसको ही आधुनिक काल या फिर पुनर्जागरण काल के नाम से जाना गया था। इसके अलावा देखिए रीतिकाल के पश्चात हिंदी साहित्य में 2 परिवर्तन आए। देखिए कौन कौन से यहाँ पे परिवर्तन आए कि जो श्रृंगार परकता था उसका स्थान जो था वो सामाजिक सरोकार ने ले लिया था। और इसके अलावा मतलब पहले तो वहाँ पे ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस रीतिकाल के पश्चात जो ये मतलब ब्रज भाषा और अवधी का जो स्थान था वो खड़ी बोली ने ले लिया था। तो मतलब जो हिंदी साहित्य था उसमें रीतिकाल के बाद में 2 बड़े चेंजेस आए थे। एक तो क्या कि जो श्रृंगार परकता थी उसका स्थान सामाजिक सरोकार ने ले लिया था, और जो ब्रज भाषा और अवधी भाषा का यहाँ पे स्थान जो था वो खड़ी बोली ने ले लिया था। तो देखिए इसके अलावा नारी से संबंधित जो मतलब आज़ादी थी, छुआछूत थी, शिक्षा का महत्व था, श्रम का महत्व था, मानव की समानता आदि मूल्यों का साहित्य में मतलब हमारे साहित्य में इसी युग में मतलब हमको सारी चीज़ों को हमको देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मतलब जो भी परंपरागत रूढ़ियाँ थी वो उनका यहाँ पे ह्रास हो चुका था, मतलब वो यहाँ पे खत्म होने वाली थी। मतलब कुछ ऐसे ही कारणों मतलब यही रीजन रहे कि इस युग को आधुनिक काल या फिर पुनर्जागरण काल के नाम से इसको जाना जाता है। तो रीजन है कि इस वाले काल को आधुनिक काल क्यों कहा जाता है। इसके अलावा देखिए यदि हम बात करें आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ की तो वह 19वीं सदी के मध्य से माना जाता है। जो यह काल था भारतीय इतिहास का ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि 1857 की असफल क्रांति के बाद भारत में जो अंग्रेज थे उन्होंने बिल्कुल अपनी पूरी मतलब अच्छे से वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो अंग्रेज की जो सत्ता की स्थापना हो चुकी थी और विस्तार के लिए एक नए भारत का वहाँ पे निर्माण होने लग रहा था, लेकिन जो सामंती भारत था वो समाप्त हो रहा था, और जो औपनिवेशिक दासता के साथ साथ पूंजीपति समाज का भी निर्माण हो रहा था। मतलब कि जो सामंती भारत था, जो काम करने वाला भारत था, मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और वो मतलब दास बनते जा रहे थे, मतलब वो अंग्रेजी शासन के। तो अंग्रेजों ने जिस आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की
उसने भारत के नए बुद्धिजीवी वर्गों को अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने को प्रेरित किया। मतलब कि अंग्रेजों ने ही इंडिया में मतलब जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, वो उसकी यहाँ पे स्टार्टिंग की थी। बट जो भारत के मतलब बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने मतलब सोचना स्टार्ट किया, मतलब कि क्या हमारा अतीत था, क्या हमारा मतलब प्रेजेंट चल रहा है और हमारा फ्यूचर क्या होगा। मतलब उन्होंने सोचा, मतलब ये अंग्रेजों की वजह से ही हो पाया था संबंध, और इन्हीं की वजह से हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे नए परिवर्तन हुए थे। अब हम बात करते हैं, देखिए, आधुनिक काल की परिस्थितियों की। तो सबसे पहले यहाँ पे है राजनीतिक परिस्थितियाँ। इसकी मैंने आपको बताया कि इसका आरंभ कब से माना जाता है, 1900 संवत से या फिर 1843 ईसा पूर्व से। यह समय अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ रहे असंतोष का समय था। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पे मतलब अपनी उनकी जो नीतियाँ थी, वो नीतियाँ मतलब सामाजिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है। मतलब इनकी नीतियों से जो भारत था वो बहुत ज़्यादा खफा था, नाराज था, क्योंकि मतलब जो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो भी सुधार किए थे, जो चाहे वो सामाजिक हो या फिर धार्मिक हो, तो मतलब भारतीयों ने उसको स्वीकार नहीं किया था। और जो अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी, उसने तो बिल्कुल किसानों की बिल्कुल कमर ही तोड़ दी थी। मतलब उन्होंने बिल्कुल किसानों को लाचार कर दिया था। इसके अलावा देखिए, उन्होंने अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि जो देसी रियासतें हैं उन सबको वो अपने साम्राज्य में मिला ले। लेकिन 1857 की में अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति का बिगुल बज गया था और अंग्रेजों ने दमन चक्कर चलाकर 1857 की क्रांति को भी दबा दिया। लेकिन भारतीयों को असंतोष के साथ वहाँ पे शांत नहीं कर पाए वो, और एक मतलब अंग्रेजों के खिलाफ संगठन बनने स्टार्ट हो गए थे। इसी बीच क्या होता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और मतलब स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो अंग्रेजों की सहायता से ही हुई थी। लेकिन बाद में इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलने लग गया था, और जो अपने राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने पूरी तरह से इस कांग्रेस पर अपना अधिकार जमा लिया था। और मतलब कांग्रेस प्रार्थना सभा हुआ करती थी, इसके माध्यम से मतलब छोटे छोटे सुधारों की मांग की इस कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। परंतु लेकिन बाद में क्या हुआ, किसने मतलब एक मूलभूत अधिकारों की मांग करना स्टार्ट कर दिया था, और इसके लिए उन्होंने दबाव बनाने की नीति अपनाई थी कांग्रेस ने। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक ऐसा समय भी आ गया धीरे धीरे कि कांग्रेस ने बिल्कुल ना पूर्ण रूप से स्वराज की मांग कर डाली थी 1929 में। उसके बाद गांधी जी के आगमन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमको एक नया मोड़ देखने को मिला। बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जैसे कि चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब बहुत सारे यहाँ पे आंदोलन चलाए गए, जिसकी वजह से पूरे भारत देश में देशभक्ति की भावना बहने लगी थी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब एक तरफ तो जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे वो मतलब अपनी नीतियां चला के स्वराज की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जैसे कि मतलब जो गर्म दल के नेता थे, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, मतलब ये सारे क्रांतिकारों ने अंग्रेजों के नाक में बिल्कुल दम करके रख दिया था। तो मतलब हमको ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ पर नीति चलाई, फूट डालो और राज करो की नीति। इसके कारण जो हमारी मतलब जो हमारे भारत में मतलब इसने हमारे भारत में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता बढ़ा दी थी, और जिसके कारण मतलब हमने अपने भारत की अखंडता को खो दिया था, बल्कि अपने मानव मूल्यों को भी हमने वहाँ पे खो दिया था, जिनके ऊपर हमको गर्व महसूस होता था, हमने उस सब चीज़ों को खो दिया था। इस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में आधुनिक इतिहास या आधुनिक साहित्य रचा गया था। मतलब ये सारी हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी जिनके चलते हमारे साहित्य का मतलब निर्माण हुआ या उसका लेखन कार्य हुआ था। अब देखिए, अब है आर्थिक परिस्थितियाँ। भारत में इंग्लैंड सरकार की आर्थिक नीतियां शोषणकारी थी। मतलब जो भी इनकी नीतियां बनाई इंग्लैंड सरकार ने, वो सारी मतलब दमनकारी थी और शोषणकारी थी। इन्होंने क्या किया कि मतलब वो भारत से कच्चा माल मतलब लेते थे सस्ते दामों में, और उसको इंग्लैंड में भेज देते थे, और वहाँ से पक्का माल तैयार होके आता था, और उस माल को यहाँ पे बहुत महंगे दामों में बेच रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो कुछ भी टिक नहीं पा रहा था। जो कारीगर थे वो सब बेरोजगार हो गए थे,
वो रोजगार की तलाश में सभी मतलब भाग रहे थे शहरों की तरफ। और जो इसकी वजह से क्या हुआ कि शहरों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लग गई थी, और जो भारतीय किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे फिर व्यापारी था, कारीगर था, सब मतलब अंग्रेजों के शोषण का वहाँ पे शिकार हो गए थे। तो मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो सब इकट्ठे हो जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। और इसी कारण मतलब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसी वजह से। और जो खादी का प्रचार हुआ था वो इसी आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक रूप था, मतलब इसके विरोध में ये एक रूप था। मतलब इन्होंने अपनाया था कि हम अपना खादी को अपनाएंगे, हम मतलब विदेशी चीज़ों को हम नहीं अपनाएंगे। तो ये थी हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ। अब हम देखते हैं सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ। देखिए क्या हुआ था, जो अंग्रेजी शासन था और जो उसकी नीतियां थी, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर। इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार किए, उन्होंने धार्मिक सुधार की बात मतलब उन्होंने की। और एक मतलब बहुत सारे यहाँ पे भारतीय समाज सुधारक थे या फिर धर्म सुधार, मतलब यहाँ पे एक अलग जगह जगह देता मतलब। और वहीं दूसरी ओर जो मतलब जो अंग्रेज सरकार थी वो भारतीयों की रूढ़िवादी परंपराओं को अवैध घोषित करने पर आमादा थी। तो वहीं वहाँ पर जहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने स्त्री प्रथा या कन्या विवाह होगा सॉरी जैसी सामाजिक बुराइयों को अवैध घोषित कर दिया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित किया गया था। दूसरी तरफ भारतीय समाज सुधारक भी इस दिशा में काम कर रहे थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे, इन सब ने भी मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी मतलब इन कुरीतियों के खिलाफ। इसके अलावा देखिए महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्होंने दलितों के उद्धार का मतलब काम करने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम इन्होंने उठाए थे। इसके अलावा सावित्री बाई फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले प्रथम महिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। और क्योंकि उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लेडीज़ों को घर के बाहर भी मतलब निकलने नहीं दिया जाता था। और उस टाइम पे इन्होंने मतलब एक महिलाओं के लिए स्कूल खोलने की इन्होंने पहल की थी। लोगों ने मतलब इनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया था, इनके ऊपर मतलब कीचड़ भी उछाला था, बट इसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने एफर्ट डाले थे अपने लेडीज़ों के स्थिति में सुधार करने के लिए। इसके अलावा देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी दलितों के लिए और वंचित पीड़ितों के लिए भी वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब समानाधिकार उनको दिलाने के लिए उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। मतलब बहुत सारी मतलब जो बुराइयाँ थी उनके खिलाफ लड़ने की आवाज़ें उठने लगी थी। और मतलब इन सब समाज और धर्म के क्षेत्र में ये बहुत सारे परिवर्तन हुए। और इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़ना तो मतलब ऑब्वियस सी बात थी, स्वाभाविक सी बात थी। मतलब ये यहाँ पे स्थितियाँ थी सामाजिक और धार्मिक, जिनके चलते हमारे साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट देखिए साहित्यिक परिस्थितियाँ। इसमें क्या है कि आधुनिक युग का साहित्य बदलते युग का साहित्य है, आप सबको पता है। इस युग में क्या हुआ था कि जहाँ समाज सुधारक, धर्म सुधार और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन बाद में व्यक्ति की समस्याओं पर केंद्रित होने लगे। मतलब जो व्यक्तियों की समस्या है वो उस पर ही सेंटर्ड हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, जो आधुनिक युग का साहित्य था वो आम आदमी का साहित्य बन गया था। उसमें मतलब उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि राजाओं के गुणगान और राज दरबार की शोभा का वर्णन करना, मतलब उसका मेन उद्देश्य नहीं था, बल्कि समाज की यथास्थिति का वर्णन करना कारण बन गया था। मतलब ये नहीं कि मतलब राजाओं का गुणगान किया जाएगा मतलब साहित्य में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसकी क्या कंडीशन है, उसके मतलब क्या सिचुएशंस है, उसके बारे में हमारा साहित्य बात कर रहा था आधुनिक युग में। इसके अलावा देखिए भारतेंदु युग जहाँ पुनर्जागरण और देश प्रेम की भावना को लेकर आया, वही द्विवेदी युग में इन भावनाओं के साथ साथ भाषागत शुद्धता पर भी बल दिया जाने लगा था। लेकिन छायावाद मनुष्य के अंतर्मन की भावनाओं को अभिव्यक्त देने लगा। और प्रगतिवाद साम्यवादी विचारधारा के साथ लिखा गया, जिसमें मजदूरों, दलितों और किसानों की बात कही गई थी।
मतलब कि स्टार्टिंग में तो मतलब देशभक्ति की भावना आई, पुनर्जागरण की भावना आई, फिर उसके बाद द्वैध युग आया, उसमें भाषा पर ध्यान दिया गया कि भाषा को बिल्कुल मतलब प्योरिटी के साथ उसको बोला जाए, शुद्धता के साथ उसको बोला जाए। लेकिन उसके बाद जब छायावाद आया तो छायावाद में मतलब मनुष्य के अंतर्मन की भावनाओं को यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया। तो मतलब इस प्रकार मतलब जो मजदूरों, दलितों, किसानों की बातों यहाँ पे की गई, कि मतलब क्या उन पे बीतता है, कैसे वो अपना मतलब गुजारा करते हैं, मतलब इस तरह से यहाँ पे बात की गई। इसके अलावा इस युग में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, रेखा चित्र, मतलब बहुत सारी यहाँ पे गद्य विधाओं की यहाँ पे रचना की गई थी, और इसी वजह से इस काल को भी गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। जब हम एट लास्ट देखें तो क्या कहा जा सकता है कि जो आधुनिक काल की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक जो ये परिस्थितियां थी, ये कुछ इस प्रकार बनी कि जिन्होंने रीतिकाल से भिन्न एक नए साहित्य का इन्होंने मार्ग हमको दिखाया। और यही कारण है कि आदिकाल का साहित्य श्रृंगार, भक्ति व कुलीन वर्ग के विषयों से हटकर आम आदमी की समस्याओं, इच्छाओं, दुखों व उसके अंतर्मन की दुविधाओं का वर्णन करने लगा था। मतलब कि जो आधुनिक काल था वो मतलब राजतंत्र टाइप से नहीं रह गया था, वो आम आदमी की बात करता था, आम आदमी की समस्याओं की बात करता था, ताकि जो हमारा समाज है वो उसका उद्धार करना चाहता था, इसी वजह से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए कि कैसे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास हुआ था। इसके अलावा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य को रेखांकित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन था वो भारतीय जनमानस की स्वाभाविक प्रतिक्रिया रही है, जो समाजवादी एवं औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता के रूप में विकसित होती है। मतलब ये जो विरोधी सरकार थी, जैसे जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके खिलाफ मतलब ये हमारा आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, जिसमें हमारी आज़ादी को लेकर बात की गई है। जो यह आंदोलन है ये क्रमवार रूप से हमारे सामने आता है। जो आरंभ तो 1857 से होता है, किंतु 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद यह संगठन जो है वो विचारधारा के रूप में सबके सामने आता है। मतलब कि स्टार्टिंग तो हो गई थी 1857 से, लेकिन एक मतलब हम कहें तो एक मतलब तरीके वाइज स्टार्ट हुआ था 1885 में। तो इसके यहाँ पे कुछ चरण दिए गए हैं, देखिए। इसका प्रथम चरण जो है वो है 1885 से लेकर 1905 तक, जिसको उदार राजनीति अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी इसको कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा चरण है वो है 1905 से 1900 तक, यह उग्रवादियों का उदय या अतिवादी राजनीति। जो तृतीय चरण है वो है 1919 से लेकर 1947 तक, इसको कहा जाएगा गांधी का युग। अब देखिए यदि हम बात करते हैं स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि की, देखिए किसी भी आंदोलन के आरंभ में जो उसकी पृष्ठभूमि होती है उसका बहुत बड़ा ही महत्व होता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसको छिन्न भिन्न करने वाली जो यहाँ पे औपनिवेशिक यहाँ पे शासन था, उसने राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था, और उन्होंने दमन चक्कर का ऐसा तांडव किया कि जो भारतीय जनता थी उसकी धैर्य की सीमा यहाँ पे समाप्त हो गई थी। और इसी कारण राष्ट्रवाद के उदय के पहले ही परिस्थितियों का वर्णन आवश्यक है। मतलब कि जो मैंने आपको अभी मतलब जो परिस्थितियां बताई थी, मतलब राष्ट्रवाद के पहले हमको उन सारी परिस्थितियों के बारे में हमको जानना चाहिए कि क्या मतलब उस टाइम पे राजनीतिक मतलब वहाँ पे परिस्थितियां थी, सामाजिक कैसी थी, सांस्कृतिक कैसी थी, मतलब इन सब के बारे में हमको पहले जानना चाहिए, उसके बाद ही हम राष्ट्रवाद के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद से पहले, मतलब इस भारतीय राष्ट्रवाद होने से पहले मतलब कैसा भारत था हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य जो था उसका पतन औरंगजेब के पश्चात, मतलब जब तक औरंगजेब था तो मुगल साम्राज्य था, बट जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन मतलब स्टार्ट हो गया था। तो औरंगजेब के पश्चात 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मतलब कोई भी यहाँ पे एक योग्य या फिर पावरफुल शासक नहीं रह गया था।
तो बहुत सारे जो प्रांत थे उन्होंने वहाँ पे अपनी आज़ादी की घोषणा कर मतलब यहाँ पे घोषणा कर दी थी। इसके अलावा मतलब यहाँ पे अंग्रेजों ने जो भी मतलब शासक थे उन्होंने यहाँ पे मतलब व्यापारिक रूप से यहाँ पे उन्होंने शासन को त्यागना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे मतलब जो ब्रिटिश कंपनियां थी उन्होंने भारतवर्ष पर अपना कब्जा जमा लिया था और उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया था, मतलब कि उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। और ऐसे समय में एक राष्ट्रीय समस्या का उद्भव हुआ जो भारत की समस्या थी, और इसका प्रथम सम्मेलन जो था वो इसके खिलाफ इसको रोकने के लिए 1857 में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए क्या होता है आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, मतलब कैसे इसका उदय होता है। तो 1857 ईस्वी का संघर्ष तो जो था वो एक एकीकृत साधा उद्देश्य नहीं था। यह स्वतंत्रता संग्राम हेतु जिन तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है वह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय राष्ट्रवाद या क्षेत्रीय स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी। मतलब कि यहाँ पे मतलब कुछ तत्वों के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई थी, बल्कि यहाँ पे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मतलब यहाँ पे आज़ादी की बात यहाँ पे की गई थी। मतलब चाहे कोई सामंतवादी हो, चाहे उद्योगपति हो, कर्मचारी हो या कार्यकर्ता हो, किसान हो, सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ मतलब अंग्रेजों ने यहाँ पे इनका शोषण किया था और सब मतलब परेशान हो चुके थे बिल्कुल बुरी तरीके से अंग्रेजों से। तो जो आधुनिक राष्ट्रवाद की यहाँ पे उसकी संकल्पना दी गई है, पे धन विदेश चली जात। तो ये यहाँ पे आधुनिक राष्ट्रवाद की ये संकल्पना है, इसे उत्पन्न होती है जिसे विवेकानंद आदि विचारकों ने आगे बढ़ा दिया था इस वाले कंसेप्ट को। अब देखिए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास। जो राष्ट्रीय चेतना के उद्भव ने स्वाधीनता चेतना को बल दिया, मतलब जो एक राष्ट्रीय चेतना उभर कर आई उसने ही मतलब आज़ादी लेने के लिए सबको मतलब यहाँ पे प्रेरित किया था। एक साझा उद्देश्य के रूप में पराधीन भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न सर्वोपरि था। मतलब कि सब ये चाह रहे थे मतलब सब इकट्ठे मिलकर सिर्फ एक ही उद्देश्य पे काम कर रहे थे कि हमको पराधीन नहीं रहना है, अब हमको आज़ादी चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नवीन विचारों ने व्यक्ति की स्वाधीनता से राष्ट्र की स्वाधीनता की ओर सम्मिलित किया और अब यह आंदोलन अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। क्योंकि जो आंदोलन था, जो ये राष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन था, अब यह बिल्कुल मतलब रेडी हो गया था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो इस वाले आंदोलन के भी यहाँ पे 3 चरण दिए गए हैं। पहला तो है 1857 से लेकर 1905 तक, दूसरा 1960 से लेकर 1919 तक, सॉरी ये यहाँ पे 5 होगा, 1905 से लेके 1900 तक, और थर्ड 1919 से लेकर 1947 तक, 1905 चाहिए। उसके अलावा देखिए स्वाधीनता आंदोलन का व्यापक परिप्रेक्ष्य कि क्या था, इसका मतलब बैकग्राउंड यदि हम बात करें तो भारतीय चिंतन परंपरा में स्वाधीनता को व्यक्ति की स्वाधीनता के रूप में देखा जाता था। लेकिन मतलब यहाँ पे जो राजनीतिक रूप से यह है जो मतलब यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ एक व्यक्ति की सहभागिता का भी यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मतलब कौन अपना पार्टिसिपेशन कैसे दे रहा है अपने देश की आज़ादी में, और इसी को यहाँ पे लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें आधुनिक भारत साहित्य के मूल्यांकन की, तो देखिए भारतीय जनमानस में स्वाधीन चेतना का उदय प्रक्रिया के रूप में हुआ। जनता के हितों की रक्षा करने के लिए और मतलब जो भी बाधाएं थी, चाहे फिर वो भौगोलिक हो या फिर आर्थिक हो, इन बाधाओं को दूर करने के लिए सभी को यहाँ पे एकजुट होकर मतलब उन्होंने यहाँ पे काम किया इकट्ठा होके। और इसके अलावा एक आंदोलन खड़ा हो गया था अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, सभी खड़े हो गए थे, चाहे वो 1857 की प्रथम क्रांति हो या फिर 1942 की अंतिम क्रांति हो। अब जो राजवाड़े, अमीर, गरीब, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी के सामने एक नई समस्या उठ खड़ी हुई थी जिसके विरुद्ध एक चेतना का उदय हुआ था। और जो ये चेतना थी इसने पाश्चात्य संपर्क और जड़ता की समाप्ति से उत्पन्न हुई थी ये वाली चेतना, और इसमें हमको कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी हमको इसमें शक नहीं है।
इसके अलावा यदि हम देखें तो जो आधुनिक भारत में लोकतंत्र की जो स्थापना थी, इसके बाद मतलब अनेक व्यवस्था और समस्याएं उत्पन्न हुई थी हमारे सामने। जब हम देखें तो मतलब जो आधुनिकता थी उसने मानवता का बिल्कुल ही उसको फिनिश कर दिया था, बिल्कुल ही उसका हरण कर लिया था। जिस देश की स्वाधीनता के लिए हजारों ने अपनी बलि दे दी, उसकी आड़ में आज गंदी राजनीति की रोटियां सेकी जा रही। मतलब कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ है आप सब जानते हैं। कितने मतलब वीर पुरुषों ने देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं हम सबको आज़ाद कराने के लिए। और मतलब इन आज़ादी की आड़ में ही मतलब गंदी मतलब जो राजनीति है उसकी यहाँ पे रोटियां सेकी जा रही हैं। सांप्रदायिकता, गरीबी, बेरोजगारी, धार्मिक ढोंग, अलगाववाद, क्षेत्रवाद आदि जो समस्याएं हैं वो आज भी हमको देखने को मिल जाती हैं। और जो ये सारी समस्याएं हैं ये हमारे भारत की स्वाधीनता पर ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या हम सच में आज भी आज़ाद हैं। मतलब इतनी मतलब प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में है, तो क्या आप मतलब सोचते हो कि हम आज़ाद हैं? इसका निदान की जागृति से होगा। मतलब कि जब हम में अवेयरनेस आएगी तभी हम इसका निदान कर पाएंगे। जब भी मतलब मानवीय मूल्यों की यहाँ पे स्थापना होगी। और जो साहित्य की सेवा करने वाले थे या फिर जो साहित्य का सर्जन करने वाले थे, उन्होंने इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए हैं और वो लगातार करते रहेंगे। मतलब अपने साहित्य को अच्छा बनाने के लिए वो अपने प्रयास करते रहेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नवजागरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए कि क्या होता है नवजागरण, और भारतीय नवजागरण की पृष्ठभूमि पर टिप्पणी कीजिए। कि मैं यहाँ पे ये ऑप्शन में क्वेश्चन इसलिए डाल के दिखा रही हूँ आपको कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसके जो आंसर है वो यही रहेगा, तो आपको यही इसका आंसर देना है। मैं आपको अभी कराती हूँ। देखिए ये वाला आंसर, ठीक, क्या होता है नवजागरण। नवजागरण से मतलब होता है कि एक नई चेतना या एक नया विचार जिसके कारण किसी भी देश में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाया जा सकता हो। हम नवजागरण को नई चेतना का उदय भी कहा जा सकता है जो सामाजिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है। मतलब एक ऐसी सोच या एक ऐसी नई चेतना या एक ऐसा नया विचार जो किसी भी देश में कुछ परिवर्तन ला दे, कुछ बदलाव ला दे, तो उसको ही नवजागरण कहा जाता है। इसके अलावा धार्मिक, सांस्कृतिक आंदोलन या युद्ध में प्रगति करने को भी पुनर्जागरण कहते हैं। इसके अलावा देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान संपूर्ण भारत में एक नई बौद्धिक चेतना और सांस्कृतिक उथल पुथल दृष्टिगोचर या फिर हमको देखने को मिली थी, जो विदेशी सत्ता के हाथों पराजय, उपनिवेशवाद और ज्ञान विज्ञान के प्रसार के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से यह जागृति उत्पन्न हुई थी। इस जागृति के दौरान मानव को केंद्र में लाया गया, विवेक की केंद्रीयता, ज्ञान विज्ञान का प्रसार, रूढ़ियों का विरोध किया गया, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का नए सिरे से यहाँ पे चिंतन आरंभ हुआ था। और इस नई चेतना द्वारा लोगों को जगाना ही नवजागरण कहलाया था। मतलब कि लोगों ने मतलब यहाँ पे अंधविश्वासों पे सोचना मतलब बंद कर दिया था और वो मतलब ह्यूमंस को इस सेंटर में लेके चल रहे थे। मतलब यहाँ पे नॉलेज का और साइंस का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा था और रूढ़ियों का मतलब यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा था। तो मतलब जो यहाँ पे पुरानी सोच थी उसका यहाँ पे दमन कर दिया गया था, लेकिन नई चेतना मतलब उभर के बाहर आ रही थी। तो इसी कारण इसी वाले युग को नवजागरण कहा गया था। इसके अलावा देखिए पुनर्जागरण शब्द का क्या अर्थ होता है, फिर से जागना या फिर से जगाना, पुनर्जागरण। तो 14वीं व 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन या फिर युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमको नवीन चेतना देखने को मिली थी। या इसके कारण ही किसी के जीवन में नव चेतना, एक नई चेतना आती है। इसके अलावा देखिए मतलब जो 19वीं शताब्दी थी इस वाले भारत में अनेक धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों मतलब यहाँ पे थी हमारे समाज में। मतलब बहुत सारे कर्मकांड मतलब हमको देखने को मिलते थे, जैसे कि छुआछूत, स्त्री प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, मतलब तो यहाँ पे मतलब ये प्रचलन था। तो ऐसे दशा में भारतीय जो चिंतक थे उन्होंने मतलब एक व्यापक परिवर्तन की उन्होंने यहाँ पे एक आवश्यकता
अनुभव की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको इसमें चेंज ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। हम बात कर रही थी हम भारतीय पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता की, तो देखिए वो क्या थी कि भारतीय अतीत के अध्ययन का एक नया तरीका लाया गया, जिसमें कि भारतीय ग्रंथों और अनुष्ठानों की पुनः व्याख्या की गई। जो लाया गया था उसकी यहाँ पे पुनः व्याख्या की गई। और उस समय में मतलब क्या क्या यहाँ पे धर्म में कौन कौन सी यहाँ पे अनियमितताएं थी, कुप्रथाएं थी, उन पर मतलब प्रकाश डाला गया हमारे समाज को दिखाने के लिए कि मतलब जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है उसे मतलब कहें तो हम मतलब कि उसमें सुधार किया गया, उनको प्रथा बारे में समाज को बताया गया, ताकि जो हमारा समाज है उसके बारे में जाने और वो इन सब को त्याग दे और वो इन सब का शोषण कर दे। इसी वजह से तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तुमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आधुनिक भारतीय साहित्य और समाज का संबंध स्पष्ट कीजिए। मतलब समाज और साहित्य का आपस में क्या रिलेशन होता है, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो समाज और साहित्य होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये आदिकाल से लेके आज तक एक दूसरे पर ये डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे के ये प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं। प्राचीन काल से ही मानव की जो प्रकृति होती है वो साहित्य सृजन की रही है, क्योंकि साहित्य जो होता है वो प्रत्येक युग के पाठकों के ध्यान को वो अपनी ओर आकर्षित करके रखता है। तो साहित्य होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो समाज का हित करना होता है, समाज का भला करना होता है। जो साहित्यकार होते हैं वो अपने उस टाइम पीरियड का या फिर अपने उस युग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा जो इस युग था, युग के ये जो साहित्य होता है ये युग की समस्याओं, अवधारणाओं, भावनाओं को संतुलित रूप से ग्रहण करने की उसमें अधिक क्षमता होती है। मतलब जो हमारा साहित्य होता है वो इन सारी चीज़ों को अपने अंदर समावेश करके रखता है या अपने अंदर समाहित करके रखता है। हमारा साहित्य हमारे समाज से संबंधित हमारी सारी समस्याओं को वो अपने अंदर समाहित रखता है। इसके अलावा देखिए साहित्य में समाज को प्रेरित करने की, उसे सही दिशा प्रदान करने की असीम अनंत शक्ति होती है। मतलब जो हमारा साहित्य होता है उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को वो अच्छे से मोटिवेट कर सकता है और वो उसको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है ताकि हमारा समाज मतलब तरक्की करे और वो विकास करे। समाज को अच्छे और बुरे की तरफ ले जाने की शक्ति साहित्य में ही है। मतलब एक लिटरेचर ही ऐसा होता है या साहित्य ही ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज को बुराई से हटा के अच्छाई की तरफ इसको ले जाने की जो पावर रखता है। देखिए सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव सामग्री निकाल कर समाज को सौंपता है उसी के भंडार का नाम साहित्य है। क्योंकि जो मस्तिष्क होते हैं मतलब तो वो अपनी भाव जो वो फील करते हैं, मतलब जो लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जो उनके मन में चल रहा होता है वो उन सभी भाव को निकाल के वो अपने समाज को सौंप देते हैं। और जो वो सौंपते हैं मतलब जो वो स्टोरेज है जो उनके भावों को उन्होंने लिखा है उसी को साहित्य नाम दिया जाता है। तो साहित्य और समाज होता है उसमें एक अटूट संबंध होता है। जो हित सहित हो वही साहित्य है। मतलब जो सबके हित के बारे में सोचे वही साहित्य होता है। और यह हित जो हित होता है, जो भला होता है, वो समाज का हित ही होता है। समाज के हित के लिए ही साहित्य का निर्माण किया जाता है। यदि हम कहें तो जो समाज होता है वो अपने हित के लिए साहित्य का सृजन किया करता है। मतलब जो समाज होता है वो अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए साहित्य को सृजन करके रखता है। किसी कवि ने भी कहा है, देखिए क्या कहा है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। मतलब कि क्या कहना क्या चाहता है कि यहाँ पे कवि कि मतलब अंधकार है वहाँ जहाँ पर मतलब कोई दीपक नहीं है और वह देश मुर्दा समान है जिसका कोई अपना साहित्य नहीं है। तो देखिए मतलब इसके थ्रू हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखने को मिल रही है कि साहित्य मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। इसके अलावा यदि हम देखें तो मतलब एट ए कंक्लूजन यदि हम देखें तो जो साहित्य और समाज होता है वो एक दूसरे के अभिन्न अंग होते हैं। यदि एक का मतलब नाश होगा तो दूसरे का भी बिल्कुल विनाश हो जाता है, दोनों क्योंकि आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इसके अलावा मतलब कि साहित्य जो होता है वो समाज का प्रतिबिंब नहीं होता बल्कि
उन्नायक होता है। जो समाज होता है वो साहित्य के लिए महत्वपूर्ण भावभूमि होती है, क्योंकि जो साहित्य होता है वो समाज के बारे में ही लिखता है, इसी वजह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूरा हो गया है। हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से हमें स्टार्ट हो रहे हैं जीवन परिचय और इनके मतलब काव्य से संबंधित जो भी इनकी विशेषताएं थी हमारे राइटर्स की। तो यहाँ से हमारा वो वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा खंड नंबर 2 से यहाँ से मतलब हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, मैथिली शरण गुप्त का परिचय देते हुए उनके इतिहास बोध की चर्चा कीजिए। कि मतलब उन्होंने इतिहास के बारे में क्या कहा है वो बताना है हमको। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अभिव्यक्त समाज सुधार के सवरों की चर्चा कीजिए। कि मतलब इन्होंने समाज सुधार के बारे में इन्होंने क्या कुछ कहा है उसके बारे में भी हम देखेंगे। देखिए ये है मैथिली शरण गुप्त। क्या कहा था इन्होंने, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मतलब जो मैथिली शरण गुप्त थे वो मतलब देश प्रेम भावना से बिल्कुल ही वो भरे हुए थे, और वो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मतलब साहित्य लिखा था, जिसने हमारे देशवासियों में एक अच्छी क्रांति मतलब पैदा कर दी थी। तो देखिए बात करें हम इसके जीवन परिचय की, तो जो राष्ट्रीय कवि इनको कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर 1886 में हुआ था। जो इनके पिता थे उनका नाम था सेठ रामचरण गुप्त और माता जी का नाम था काशीबाई। इनके जो पिता थे मतलब जो सेठ रामचरण थे वो हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था इनको। तो मतलब इसका प्रभाव मतलब बेटे पे पड़ना तो स्वाभाविक था, मतलब मैथिली शरण गुप्त पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। और यदि हम बात करें इनकी शिक्षा की तो मतलब इनकी शिक्षा चिरगांव से हुई थी स्टार्टिंग में, और बाद में माध्यमिक शिक्षा भी इन्होंने हाई स्कूल से झांसी से ही की थी। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, हिंदी का अध्ययन इन्होंने खुद से किया था। और इन्होंने मतलब इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं थी वो कोलकाता से प्रकाशित होने स्टार्ट हुई थी वैशोपकारक नामक पत्र में। इसके अलावा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए थे। ये आने पर इन्होंने आदेश, उपदेश एवं स्नेह में परामर्श से इनके काम में प्राय निखार आया। मतलब ये मिले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से, और उसके बाद इनके जो काम में मतलब इनको बहुत ज़्यादा निखार देखने को मिला था। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसके बाद। इसके अलावा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को जो ये थे इनकी डेथ हो गई थी, और ये पंच तत्व में ये विलीन हो गए थे। यदि हम बात करें इनके टाइम में युग परिवेश और भारतीय नवजागरण की, तो देखिए गुप्त जी ने अपने युगीन परिवेश को खुली आंखों से देखा व समझा था। मतलब क्या चल रहा है उनके युग में, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब इन्होंने अच्छे से देखा था और उसको अच्छे से समझा था। मध्ययुगीन सामंती ढांचा इस युग में लगभग टूट चुका था। नए विचारों का उदय प्रारंभ हो चुका था। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि 1900 के बाद तो मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता था नव जागरण काल। तो इसी टाइम मतलब यहाँ पे बात की गई है कि मतलब जो यहाँ पे नए विचारों का यहाँ पे आरंभ हो चुका था। जो विदेशी शिक्षा व संस्कृति का प्रचार भारतीय अस्मिता को झकझोर रहा था। मतलब जो विदेशी जो आधुनिकता थी उसने हमारे यहाँ मतलब जो हमारी संस्कृति थी उसको यहाँ पे बिल्कुल ही झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में भारतीय समाज में नवजागरण की आवश्यकता को अनुभव किया गया, और बहुत सारे महारथी मतलब इस रणभूमि में उतरे थे कि वो अपने मतलब समाज में एक नवजागरण की भावना को लेके आएंगे। जैसे में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद आदि मतलब सभी ने यहाँ पे अपने समाज में अपने अतीत के गौरव की भावना को पैदा करने के लिए उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। धीरे धीरे क्या हुआ, एक मतलब आशा की किरण हमको देखने को मिली थी, और देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का यहाँ पे विकास होने लग गया था। और जो साहित्य था वो मध्ययुगीन बंधनों से हटके मानवतावादी हो गया था। मतलब जो साहित्य था वो अब किसी बंधनों में नहीं था और वो मानव के बारे में बात कर रहा था। इसके अलावा देखिए आधुनिक हिंदी काव्य चेतना, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उन्होंने भारतीय जनमानस को जागृत करने हेतु अतीत का गुणगान इन्होंने किया था। मतलब इन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई थी अपने लोगों को, ताकि वो अपने इतिहास को जान सके और उसका विकास करने के लिए
जो भारतीय है वो हर भारतीय काम करे, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे अपने अतीत का गुणगान किया था। इसके अलावा इन्होंने अपने काव्य का आधार क्या बनाया, अतीत के काव्य व चरित्रों को इन्होंने आधार बनाया था अपने काव्य का। इन्होंने रामायण, महाभारत व अन्य पुरानी कथाओं के प्रसंगों को अपने काव्य का विषय इन्होंने बनाया था। इसके अलावा देखिए, हम यदि हम बात करें इनके भाव पक्ष की, देखिए इसमें अतीत का आधार मतलब इतिहास बोध, इन्होंने मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि इन्होंने अपने काव्य में जो इनका आधार था, काव्य का आधार था, तो वो उन्होंने अपने अतीत को बनाया था और इन्होंने अपने अतीत का यहाँ पे गौरवगान किया था अपने जनमानस को जागृत करने के लिए, भारतीय जनमानस को जगाने के लिए। इसके बाद देखिए बात करें हम नारी सम्मान की भावना की, तो मतलब इन्होंने यहाँ पे नारी सम्मान की भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात की है। इन्होंने मतलब अपने महाकाव्य में, साकेत में इनका महाकाव्य, इन्होंने उसमें उर्मिला कैरेक्टर को लिया था। इसके अलावा इन्होंने यशोधरा खंडकाव्य में इन्होंने यशोधरा को लिया था और विष्णुप्रिया में इन्होंने नायिका का भी यहाँ पे बहुत ही मतलब एक अद्भुत यहाँ पे उन्होंने चित्रण किया था। इसके अलावा इन्होंने नारी संबंधी विचारों को यहाँ पे व्यक्त करते हुए कहा भी है। देखिए क्या कहा है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल है दूध है और आंखों में पानी। मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब कैसी कंडीशन थी यहाँ पे लेडीज की अपने भारत में, तो मतलब ये यहाँ पे इसको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे मतलब अबला नारी बना दिया गया था जो भारतीय नारी थी वो उसको। इसके अलावा जो गुप्त जी थे उन्होंने नारी को यहाँ पे एक गौरवपूर्ण स्थान दिया था और उन्होंने यहाँ पे नारी को एक आदर्श रूप में मतलब यहाँ पे अपने काव्य में इन्होंने उसको प्रस्तुत किया था। देखिए यदि हम बात करें मानवतावादी दृष्टिकोण की, तो इन्होंने मतलब मनुष्यता के महत्व को उन्होंने स्थापित किया था और उन्होंने मतलब जो भी मतलब परंपरा रूढ़ियाँ थी अपने समाज में, उनके खिलाफ ये खड़े थे और इन्होंने मतलब मनुष्यता का भाव मतलब हमारे समाज में फैलाने की इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। इसके यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय भावना की और समाज सुधार का स्वर इनके काव्य में देखिए, तो ये मतलब राष्ट्रवादी स्वर की गूंज हमको इनके काव्य में देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। और ये मतलब इन्होंने अपने अतीत का गौरवगान तो इन्होंने अपने उसमें किया ही था, तो इसलिए इन्होंने मतलब इन्होंने एक जागृति पैदा कर दी थी भारतीय जनमानस में और इन्होंने मतलब बंधुओं की भावना या फिर बंधुता की भावना के लिए मतलब कि इन्होंने मोटिवेट किया था भारतीय समाज को। और इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की धारणा भी हमको इनके काव्य में देखने को मिल जाती है, जो मतलब कि जो पूरा विश्व है वो एक कुटुंब है, वो एक ही मतलब कुनबा है यदि हम कहें तो अपनी हिंदी लैंग्वेज में। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है काव्य भाषा। यदि हम इसकी भाषा की बात करें तो ये हम देखें तो मतलब खड़ी बोली के कवि थे ये, इनको जो महाकाव्य था वो हमको खड़ी बोली में देखने को मिलता है, जैसे कि साकेत था, हरिओदजित का प्रियवास था, मतलब सारे हमको खड़ी बोली में देखने को मिलते हैं। ये खड़ी बोली के कवि थे और उन्होंने यशोधरा नाम की जो इनकी काव्य कृति थी वो भी उन्होंने खड़ी बोली में लिखी है। हम देखें मतलब ओवरऑल यदि हम देखें तो जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उन पर गांधी जी का बहुत ही गहरा प्रभाव था और इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था और जिसके कारण इन्हें कारावास की यात्रा भी करनी पड़ी थी। और ये एक सच्चे कवि थे और ये एक हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि कवि माने जाते हैं। ये इन्होंने महान ग्रंथ भारत भारती की इन्होंने रचनाएं की थी, जिसमें इन्होंने भारत के प्रति गर्व और गौरव की भावना जगाई थी या फिर अपने जो ये फील करते थे वो उन्होंने बताया था अपने इस काव्य में। उनकी डेथ 1964 में हो गई थी। तो मतलब ये हमने किया है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय और उनके रिगार्डिंग भाव पक्ष, मतलब क्या उनकी भाषा रही, मतलब कैसे उनके टाइम में युग परिवेश था, मतलब हमने यहाँ पे सब कुछ जान लिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि क्या सोचते थे राष्ट्रीय भावना के बारे में, क्या उनका समाज सुधार के बारे में उनका स्वर था, काव्य भाषा क्या थी। तो मतलब कि हमने यहाँ पे थोड़ा कुछ सब कुछ जान लिया है यहाँ पे इनके बारे में, क्योंकि एग्जाम में आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि मतलब इनकी काव्य भाषा कैसी थी गुप्त जी की। इसके अलावा वो आपसे राष्ट्रीय भावना भी पूछ सकता है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो आपको इसका जीवन परिचय ही बताना पड़ेगा, उसके बाद आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो। मतलब पहले आप जीवन परिचय बताओगे, मतलब आप इन कोटेशंस का भी आप यूज कर सकते हो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूरा हो जाता है। यहाँ पे जो हमने किया यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव पक्ष को हमको बताना है। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, इनके महत्व पर हमको प्रकाश डालना है। और इसके अलावा इनके काव्य की मूल संवेदना क्या थी, इसके बारे में हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर ये है। देखिए यदि हम बात करेंगे जन्म की, जन्म हुआ था इनका 4 अप्रैल 1889 को 89 को। कहाँ पे? बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। बात करें हम मृत्यु की तो वो ये हुई थी 1968 में, 30 जनवरी 1968 को। व्यवसाय था इनका कवि थे ये, और भाषा इन्होंने हिंदी यूज की थी, भारतीय थे। इसके अलावा इनका काल जो था वो आधुनिक काल था, और इन्होंने गद्य पद दोनों में इन्होंने रचनाएं की थी। और इसके अलावा जो साहित्यिक आंदोलन था तो उस समय पे मतलब ये छायावाद यहाँ पे चला हुआ था युग। और जो इनका उल्लेखनीय कार्य है वो इनका हिम तरंगिणी है, और इनको साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया है हमारी सरकार द्वारा। तो देखिए ये थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो देखिए इनका क्या योगदान रहा है इनका। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि हिम तरंगिणी, समर्पण, हिम कीर्तनी, युगचरण, साहित्य देवता, दीप से दीप जले, कैसा चांद बना देती है, और पुष्प की अभिलाषा। मतलब इनमें से जो मतलब जिनमें से वेणु लोक गूंजे धरा, हिम कीर्तनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, साहित्य देवता, तो मतलब इनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर इनके ये लेख थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी जैसे कि अमर राष्ट्र, अंजलि के फूल गिरे जाते हैं, आज नयन के बंगले में, इस तरह के ढक्कन लगाया रात ने, उस प्रभात तू बात न माने, किरणों की शाला बंद हो गई, छुप छुप। इसका मतलब बहुत सारी ये इनकी रचनाएं थी। इन्होंने बहुत अच्छे मतलब लेखन किया था हमारे साहित्य में। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं इनके भाव पक्ष की, राष्ट्रीय भावना और काव्य की मूल संवेदना की, तो देखिए जो मैथिली शरण गुप्त और माखनलाल चतुर्वेदी और बालकृष्ण नवीन और रामधारी सिंह दिनकर, ये जो सारे कवि हैं इनको हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ इनको माना जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे वो राष्ट्रीय स्वर को उजागर करने वाले सच्चे राष्ट्रीय कवि थे। उनके काव्य में हमको अनन्य देश प्रेम और समर्पण की भावना हमको देखने को मिलती है, और यही कारण है कि उनके जीवन का एक शक्तिशाली स्वर बन गया था कि वो देश प्रेम मतलब उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था यही। इसके अलावा जो पुष्प की अभिलाषा, मतलब ये वाली पोएम मैं आपको व्याख्या वाली उसमें कराऊंगी क्योंकि इम्पोर्टेंट पोएम है, छोटी सी पोएम है बट इम्पोर्टेंट है, मतलब अच्छी पोएम है जो कि मतलब देश प्रेम से ही संबंधित है। और ये जो इनकी पोएम है ये सर्वाधिक चर्चित कविता इनकी रही थी, और इसके लिए इनको डिलीट की उपाधि भी दी गई थी सागर विश्वविद्यालय द्वारा। इसके अलावा इनका काव्य संग्रह है हिम तरंगिणी जो कि 1955 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी देश प्रेम से ओतपोत इनकी कविता जो पुष्प की अभिलाषा मैंने आपको बताया था उसको हम कभी भूल नहीं सकते क्योंकि वो बहुत अच्छी पोएम है। मैं आपको उसकी व्याख्या कराऊंगी व्याख्या वाले पोर्शन में। इसके अलावा देखिए जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रख्यात है, मतलब कि इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ये भी गांधी जी से प्रभावित थे, इनको भी कई बार जेल में जाना पड़ा था, मतलब ये आंदोलन में भाग लेते थे इसी वजह से। इसके अलावा इनकी कविता में हमको अनुभूति, भावना, आदर्श, त्याग, राष्ट्र प्रेम, समाज कल्याण आदि का यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे महत्व देखने को मिलता है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी की सत्य, अहिंसा, तिलक की बलिदान भावना आदि इनके काव्य के आधार तत्व थे। इसके अलावा देखिए इन्होंने यहाँ पे मतलब ब्रिटिशों के शासन के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे अपनी आवाज़ उन्होंने यहाँ पे बुलंद की थी, और इन्होंने युवाओं से देश की आज़ादी के लिए मर मिटने का आह्वान किया था। और इनकी रचनाओं में हमको एक अच्छी भावना मतलब कि एक पावरफुल मतलब हमको फीलिंग देखने को मिलती है।
इसके अलावा पत्रकारिता का क्षेत्र में एक नया बदलाव मक्खनलाल जी से ही प्रारंभ हुआ था। मतलब इन्हीं की वजह से एक चेंज जो आया था बहुत बड़ा, वो हमको देखने को मिलता है। और जिनका जीवन था वो बहुत ही असामान्य था। इन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश के नाम ही कर दिया था। जैसे कि स्वामी विवेकानंद को एक कोरा सन्यासी और महात्मा गांधी जी को एक कोरा राजनेता कहकर टाला नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार पंडित मक्खनलाल चतुर्वेदी को कोरा साहित्यकार या पत्रकार का कहकर टाला नहीं जा सकता। मतलब ये एक साहित्यकार या पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि ये एक स्वतंत्र सेनानी, विशुद्ध साहित्यकार, क्रांतिकारी कवि और निर्भीक पत्रकार थे। ये का जो पूरा जीवन था वो चिंतन भारतीय समाज की रक्षा करने के लिए इन्होंने लगा दिया था। और ये जन साधारण नहीं थे, तो बहुत ही स्पेशल थे और उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। और उनके अंदर जो देशभक्ति भावना थी वो बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई थी। और ये अपने आप को भी हमारे देश का एक सिपाही मानते थे। इसके अलावा देखिए इनके काव्य का जो मूल स्वर था वो राष्ट्रवादी था, जिसमें कि त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वालों में से इनका प्रमुख स्थान था। मतलब इनका मेन स्थान था आंदोलनों को आवाज देने का। इसके अलावा जो इनके काव्य का जो भाव पक्ष था वो व्यापक है, वैविध्यपूर्ण है, मतलब कि विविधता से भरा हुआ है, गहन है और गंभीर है। और ये राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे। उनके काव्य में हमको स्वतंत्रता के रिगार्डिंग प्रेम और राष्ट्र प्रेम की धारा हमको देखने को मिलती है। यदि हम एटलस देखें तो जो मक्खनलाल चतुर्वेदी जी थे वो भारत के ख्याति प्राप्त कवि थे, लेखक थे और पत्रकार थे। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इन्होंने भाषा वही सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के ये अच्छे मतलब रचनाकार थे। और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। और हमारे युवाओं को इन्होंने यहाँ पे गुलामी की जंजीर तोड़कर बाहर निकलने के लिए इन्होंने उनको प्रेरित किया था। और जो मक्खनलाल चतुर्वेदी जी थे ये एक सच्चे सेनानी और एक सच्चे देश प्रेमी भी थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पूरा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक कवि के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान के महत्व को रेखांकित कीजिए। कि क्या मतलब, कैसे एक अच्छी कवि थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य में क्या योगदान रहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी वो बहुत ही उत्तम दर्जे की एक महान कवियत्री थी। मतलब इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 9 साल की उम्र में ही इन्होंने एक कविता लिखी थी नीम नाम से। और इस कविता को पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा जो सुभद्रा थी, मतलब जो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी, इनको बचपन से कविता लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन घर में पैसे कमी होने के कारण इनको कविताओं के साथ साथ इन्होंने कहानी लिखनी भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कहानियों के बहाने इनको पैसा मिल जाता था इसी वजह से। तो देखिए जो इनका जन्म था वो हुआ था 16 अगस्त 1904 को गांव निहालपुर में, जिला इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था, माता धीराज कुंवरी थी। और जो उनकी शिक्षा थी वो ये 9वीं कक्षा पास थी बस, मतलब 9th क्लास तक ये पढ़ी थी। उनका स्कूल ये था, गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हैं ये। और इनके हस्बैंड का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और इनके मतलब जो संतान थी वो 5 थी। बेटे थे देखिए 3 और 2 ये बेटियां थी। अजय चौहान ये बेटे हैं, विजय चौहान, अशोक चौहान। और बेटियां थी सुधा चौहान और ममता चौहान। देखिए इनकी जो रचनाएं हैं सबसे मेन है इनकी झांसी की रानी। सबने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो वाली यही वाली पोएम है झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। बहुत फेमस इनकी पोएम रही है। इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इस वाली पोएम को भी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये एग्जाम को लेके भी। इसके अलावा बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, इनकी जो ये पॉपुलर है तो उसका रीजन क्या था, ये कवित्री थी और लेखिका थी, इसी वजह से। इसके अलावा ये भारतीय थी, हिंदू थी। उनकी जो मृत्यु थी वो
15 फरवरी 1948 को हुई थी सिवनी जिला में, मध्य प्रदेश में। मतलब ये मात्र 43 वर्षीय ये जी थी। ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए, यदि हम बात करें इनके साहित्यिक परिचय की, तो वही इन्होंने मतलब इनकी रचना में हमको देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ओजपूर्ण वाणी ने भारतीयों में नवचेतना का संचार किया था इन्हीं के कारण। और इनकी अकेली कविता झांसी की रानी ही इन्हें अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि जो इनकी झांसी की रानी कहानी कविता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेट करने वाली है, हमारे अंदर एक भावना भरने वाली है। इनकी एक कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। तो मतलब इसमें भी ये भी एक राष्ट्रीय भावना को जगाने वाली ओजपूर्ण कविता है। इन्होंने राष्ट्रीयता के अलावा वात्सल्य भाव से संबंधित भी इन्होंने कविताओं की रचनाएं की हैं। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं थी वो मतलब अद्वितीय हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो देखिए काव्य संग्रह है मुकुल और त्रिधारा। कहानी बात करें तो सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उनामेदिनी। इसके अलावा जो मुकुल इनका काव्य संग्रह था, इसके लिए इन्हें के सखी केसरिया पुरस्कार भी दिया गया था। तो हम बात करें इनकी भाषा शैली की, तो वही की शैली अत्यंत सरल थी और सुबोध है। और इनकी जो रचना शैली है वो ओज, प्रसाद और माधुर्य भाव से युक्त गुणों का इसमें हमको मतलब समावेश हमको देखने को मिलता है। और सजीव और ओजपूर्ण शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। हम बात करें इनके साहित्य में स्थान का, तो इनका एक मतलब ये अच्छी कवित्री हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम जगाने का काम किया था अपनी कविताओं के थ्रू हमारे समाज में। और इन्होंने मतलब स्वयं को ही झोंक दिया था, मतलब हमको आज़ादी दिलाने के लिए। और ये एक निडर नारी थी, एक निडर कवि थी, जिन्होंने कि नारी जगत के लिए मतलब इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। इसके अलावा हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वो बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान इनका रहा है। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। और इसके कारण 1921 में इनको और इनके पति को मतलब ये दोनों शामिल हो गए थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में। और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको 2 बार जेल में भी जाना पड़ा था। हम देखें तो देखिए, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी वो अकेली ऐसी कवित्री थी जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को जगाने वाली कविताएं लिखी थी। और इनके कविता में हमको बहुत ज़्यादा मतलब हमको राष्ट्रीय धारा या फिर राष्ट्रीय प्रेम धारा हमको देखने को मिलती है। और ये एक निडर छवि वाली ये एक कवित्री थी और इनका हमारे साहित्य में बहुत अच्छा स्थान है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए और इनका परिचय देते हुए इनकी साहित्य की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, बात करें हम इनके जीवन परिचय की, ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनका जन्म था ये हुआ था देखिए 1897 ईस्वी में भयाना जनपद ग्वालियर में। जो इनकी पढ़ाई थी वो 11 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट की गई थी। देखिए कितने लेट मतलब इनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी। और 1917 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण कर कानपुर चले गए थे ये। उसके बाद इन्होंने गणेश शंकर ने इन्हें कॉलेज में मतलब दाखिला दिला दिया था, किंतु 1920 में गांधी के आह्वान पर एक कॉलेज को त्याग कर राजनीति में ये अच्छे कार्यकर्ता बन गए थे। इनको बहुत बार जेल में जाना पड़ा था। इसके अलावा ये मतलब हमको आज़ादी मिलने के बाद ये पहले लोकसभा के ये सदस्य बने, उसके बाद ये राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। इसके अलावा देखिए इनका योगदान और इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा। इन्होंने गांधी जी के जो आंदोलन था वो उसमें इन्होंने भाग लिया और इन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई बीच में छोड़कर ये गांधी जी के साथ चले गए थे और ये पॉलिटिक्स में आ गए थे। इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की हैं, जैसे कि उर्मिला और कुमकुम, इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये कृतियाँ हैं। इसके अलावा इनके काव्य में हमको राष्ट्रीय चेतना का काव्य, हम इनके काव्य को बोल सकते हैं, क्योंकि जो इनका काव्य है उसमें हमको राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हमको यहाँ पे कृतियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसी वजह से जो इनका काव्य है वो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है बिल्कुल। इसके अलावा इन्होंने मतलब यहाँ पे हमको प्रेम और आस्था देखने को मिलेगी अपने देश के प्रति। और इन्होंने मतलब अंग्रेजों से बिना डरे ही इन्होंने अपने हृदय की अभिव्यक्ति को यहाँ पे मतलब सबके सामने रखा था।
इसके अलावा देखिए क्रांतिकारी चेतना कवि ने का काव्य रहा है। इन्होंने 1936 में अपना प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम प्रकाशित किया था, जिसकी कविता विप्लव गायन, इस कविता ने कवि को क्रांतिकारी कवि के रूप में यहाँ पे ख्याति दिलवाई थी। और ये क्या कहते थे कि मतलब जो पुरानी गली सड़ी जो मान्यताएं हैं उनको यहाँ से हटा देना चाहिए और एक नई मतलब नई चेतना हमारे समाज के अंदर हमको भरनी चाहिए, ऐसा ही मानते थे। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक जागरूकता भी फैलाई थी, जैसे कि जो कुप्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास है, इन सब का इन्होंने विरोध किया था। और ये जाति प्रथा को बहुत ही खतरनाक मानते थे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रयास किए थे इन्होंने। इसके अलावा प्रेम भावना मतलब हमको देखने को मिलती है इनके काव्य में। इन्होंने प्रेम और श्रृंगार रस का भी मतलब हमको इनका वर्णन देखने को मिलता है इनके काव्य में। इसके अलावा इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को इन्होंने अपने काव्य में रखा है। इसके अलावा इनकी कुछ ये रचनाएं हैं, इनको आप देख लेना। इसके अलावा इनके काव्य में हमको नारी के प्रति उदार भावना इनकी रही है। इन्होंने मतलब नारी के प्रति अपनी एक असीम श्रद्धा इन्होंने दिखाई है और इन्होंने मतलब जो नारियों को एक अच्छा सम्मान दिलाने की कोशिश की अपनी रचनाओं के माध्यम से। इसके अलावा इन्होंने मानवतावाद की बात की है कि मतलब जो मानवतावाद की भावना है वो जन जन को का कहलाना चाहते थे, मतलब कि चाहते थे कि हर व्यक्ति मतलब मानवता की बात करे, हर व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य समझे और उसके रिगार्डिंग ही वो एक दूसरे के साथ मतलब बातचीत करे। इसके अलावा बात करें हम इनकी भाषा शैली की, तो वही भाषा शैली इनकी सरल, सहज व भावानुकूल थी और खड़ी बोली इन्होंने यूज की है। इनकी मातृभाषा थी वो ब्रज भाषा थी, इसलिए जो इन्होंने ब्रज भाषा के साहित्य को भी इन्होंने यहाँ पे समृद्ध किया था। इसके अलावा जो उर्मिला पूर्ण रूप से इनका जो महाकाव्य है वो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है और उसमें इन्होंने तत्सम शब्दों को भी यूज किया है। इसके अलावा इन्होंने अलंकारों का भी यूज किया, जिसके अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, उपमा आदि का इन्होंने यूज किया है। इसके अलावा यदि हम रस की बात करें तो वीर रस और श्रृंगार रस का इन्होंने प्रयोग किया था और प्रसाद व ओज गुण हमको देखने को मिलते हैं इनके काव्य में। बात करें पुरस्कार की या फिर सम्मान की, तो इनको 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 29 अप्रैल 1960 को इनका निधन हो गया था। जो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी थे, वो एक बहुत अच्छे कवि थे जो कि परंपरा और समकालीनता के कवि थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए चेतना और गांधी दर्शन और संवेदनाओं की मतलब झांकियां हमारे समाज को दिखाई, ताकि हमारा समाज आज़ादी के लिए तत्पर हो जाए, प्रेरित हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 88 भी अपना पूरा कर लिया है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में अभिव्यक्त सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को स्पष्ट करना है। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताएं क्या रही हैं और उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना क्या रही है। तो अब हम करते हैं हमारा आंसर नंबर 9 जो कि है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। ये देखिए ये है रामधारी सिंह दिनकर जी। बात करें हम इनके जन्म की, तो वो 1908 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जिला मुंगेर, बिहार, सिमरिया में। मृत्यु इनकी सन 1974 में हो गई थी। इसके अलावा शिक्षा इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स इन्होंने किया था। इसके अलावा प्रधानाध्यापक भी रहे, रजिस्ट्रार भी रहे, प्राचार्य भी रहे, विभाग अध्यक्ष भी रहे, मतलब बहुत सारे इन्होंने पदों पे काम किया था। इसके अलावा जो इनकी विशेषताएं थी इनके साहित्य की, वो राष्ट्र प्रेम और जागरण का इन्होंने संदेश दिया था हमारे समाज के लिए। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी, उर्दू फारसी के इन्होंने शब्दों का यूज किया था। बात करें शैली, तो शैली वही विवरणात्मक थी और भावात्मक थी। जो इनकी रचनाएं थी वे काव्य, आलोचना और निबंध आदि इन्होंने रचनाएं की थी। तो हम बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं की, तो वही कि राष्ट्रीयता का स्वर हमको सुनने को मिलता है इनके काव्य में। मतलब इन्होंने विभिन्न पक्षों के बारे में बात की है। इन्होंने अपने हमारे अतीत का गौरवगान किया है, मतलब क्रांतिकारी भावना को मतलब प्रकट किया है, बलिदान और त्याग की प्रेरणा दी है और वर्तमान के प्रति उदासीनता दिखाई है और एकता भाव भी इन्होंने दिखाया है
अपने काव्य में। इसके अलावा सेकंड है नारी भावना। नारी भावना को भी इन्होंने एक अच्छा मतलब अभिन्न अंग माना है हमारे समाज का, और मतलब इन्होंने बहुत ही सहानुभूति दिखाई है महिलाओं के प्रति। और इन्होंने मतलब कि जो नारी के जीवन की जो समस्याएं हैं उन पे इन्होंने विचार करते हुए उस एक मतलब पावन दर्शन कराए हैं हम सबको नारी के रूप के। तो थर्ड है मानवतावाद। इन्होंने मानवतावाद के बारे में बात की है। ये चाहते थे कि मानव का कल्याण हो और जो मानव है वो मतलब कि अपने समाज के बारे में सोचे और मतलब उसके बारे में उसके रिगार्डिंग ही काम करे। तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना मानवतावाद के बारे में। नेक्स्ट देखिए प्रगतिवादी धारा। वे चाहते थे कि मतलब प्रगतिवाद जो है वो मतलब हमारा समाज है वो प्रगति करे। जो दयनीय जो स्थिति है, चाहे वो मतलब किसानों की हो चाहे फिर श्रमिकों की हो, सब मतलब जो उनकी स्थिति है वो उनसे हटके मतलब वो उनसे बाहर आए और वो शोषण को छोड़ के वो एक अच्छा जीवन जिए, वो प्रगति करे, ये चाहते थे वो। इसके अलावा इन्होंने प्रकृति चित्रण भी इन्होंने किया है। इन्होंने मतलब यहाँ पे मानवीकरण के रूप में मतलब यहाँ पे चित्रण किया है सारी चीज़ों को। और इन्हें नारी के रूप में भी मतलब इन्होंने यहाँ पे प्रकृति चित्रण को हमको देखने को मिल जाता है। हम बात करें कि भाषा शैली की, तो वही मतलब कि इन्होंने खड़ी भाषा बोली का यूज़ किया है और उर्दू के इन्होंने वर्ड्स का यूज़ किया है, जैसे कि जवा गम शायद आदि यंत्र तंत्र मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया, जैसे कि आँख बहाना, गम खाना और आंसू पीना। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि श्याम नारायण पांडे का परिचय देते हुए इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में जौहर काव्य का मूल्यांकन कीजिए, यानी जौहर काव्य में नारीत्व किस प्रकार रेखांकित हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम 3 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय। देखिए का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के डुमराव गांव में, आजमगढ़ जिले में। इनके माता जी का नाम था रानी जयवंत कुंवर। पिताजी थे महाराणा उदय सिंह। की मृत्यु हुई थी सन 1991 में। और मतलब जहाँ पे जन्म हुआ था वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी डुमराव गांव में। यदि हम बात करें कि रचनाओं की, जो हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतरण, आरती और जय हनुमान की रचनाएं हैं। इसके अलावा बात करें हम इनके साहित्य में योगदान की, तो वीर रस के विख्यात हिंदी कवि हैं ये, और भारत में इन्होंने काम किया है, काव्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, उनको देव पुरस्कार भी इनको दिया गया है। और वीर रस के ये बहुत ही अच्छे मतलब कवि हैं, पॉपुलर ये राइटर हैं वीर रस के, इसलिए भारत के थे ये। और इन्होंने मतलब जौहर पांडे जी को एक अद्वितीय इनका महाकाव्य है जो जौहर है इनका। और इन्होंने कुल 21 मतलब यहाँ पे जो चित्तौड़ महारानी थी उन यहाँ पे मतलब उनकी कथा का आधार बनाकर उन्होंने लिखा यहाँ पे जौहर में। देखिए हम बात करेंगे भाषा शैली की, तो जो उनकी भाषा शैली थी वो इन्होंने खड़ी बोली का यूज़ किया है। वीर रस के ये बहुत अच्छे कवि थे, और इन्होंने वीर रस के साथ साथ इन्होंने करुण भर रस का भी यहाँ पे प्रयोग किया है। और इन्होंने गीतात्मक शैली के साथ साथ इन्होंने मुक्तक छंद का भी प्रयोग किया है। इसके अलावा इनको आप देख लेना एक बार। इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है जौहर, ये है श्याम नारायण पांडे। तो देखिए जो हिंदी के जो और सभी कवि श्याम नारायण पांडे जी थे, इनने प्रसिद्ध महाकाव्य जौहर, जो कि चित्तौड़ की महारानी पद्मानी के वीरांगना चरित्र को यहाँ पे उसको दिखाया गया है, मतलब उसके चरित्र को दिखाया गया है इस वाले जौहर नामक काव्य में, जो कि चित्तौड़ की महारानी थी और जो कि राजस्थान की जगह परंपरा पर यह आधारित है, जो कि काफ़ी महाकाव्य इनका हिंदी जगत में काफ़ी पॉपुलर रहा था। देखिए जौहर क्या होता था कि पुराने समय में जो भारत में राजपूत स्त्रियाँ होती थी, ये उनके द्वारा की जाने वाली एक क्रिया थी कि जब उनके हस्बैंड युद्ध में हार जाते थे तो वो अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद क्या करती थी, वो वीरगति को मतलब जब उनके हस्बैंड मतलब वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो ये जो नारियाँ थी, ये जो इस स्त्रियाँ थी, राजपूतों की जो ये वाइफ थी, ये जौहर कर लेती थी। इसका मतलब क्या है कि मतलब वहाँ पे एक जौहर कुंड था
वो उसमें आग लगाकर खुद को आग लगाती थी पहले, फिर उस जौहर कुंड में वो कूद जाती थी। तो मतलब इसके पीछे रीजन क्या था कि वो उनको डर था कि जिस मतलब राजा ने उनको हराया है तो जो वो शत्रु राजा है वो उनका हरण कर लेगा, तो इसी वजह से वो अपने आप को ऐसे खत्म कर लेती थी। तो जो जौहर क्रिया में जो राजपूत जो स्त्रियां थी वो जौहर कुंड को आग लगाकर उसमें स्वयं का बलिदान कर देती थी। और जौहर क्रिया की सबसे अधिक घटनाएं भारत में मुगल आदि बाहरी आक्रमणकारियों के समय हुई थी। मतलब जब मुगल साम्राज्य चल रहा था उस टाइम पे जौहर क्रिया बहुत ज्यादा हमको देखने को मिली थी अपने भारत में। देखिए मतलब कैसी प्रथा थी, मतलब नारियों को कैसे मतलब अपने आप को खत्म करना पड़ रहा था मतलब इन गंदे राजाओं की वजह से। ये मुस्लिम आक्रमणकारी हमला कर हराने के पश्चात स्त्रियों को लूट कर उनका शील भंग कर देते थे। इसलिए स्त्रियां हार निश्चित होने पर जौहर ले लेती थी। मतलब जब उनको पता चल जाता था कि हमारे हस्बैंड जो हमारे राजा हैं वो हार गए हैं, तो वो भी मतलब हार को स्वीकार कर लेती थी और वो जौहर को अपना लेती थी। मतलब वो जौहर कुंड में अपने आप का बलिदान कर देती थी। इसके अलावा देखिए इतिहास में जौहर के अनेक उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। और जो हिंदी के और सभी कवि हैं हमारे श्याम नारायण पांडे जी, अपना उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है जौहर, जो कि चित्तौड़ की महारानी के वीरांगना चरित्र को ये हमको दिखाता है। और जो इनका ये जौहर परंपरा मतलब यहाँ पे दिखाई गई है जो कि राजस्थान की थी, ये बहुत ही इनका महाकाव्य था जो कि बहुत ही चर्चित रहा था हमारे हिंदी जगत में। तो ये हमने किए हैं आज 10 क्वेश्चन विद आंसर जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ये मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मतलब मैंने आपको इन 10 क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको यहाँ पे फुल बुक रिवीजन करा दी है। इसके अलावा मैं इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगी जिसमें कि मैं आपको इम्पोर्टेंट्स पोएम बताऊंगी जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं एग्जाम के लिए। ये कौन कौन से मतलब जो पैसेज है, जो मतलब गद है, मतलब सॉरी गद नहीं, जो पद हैं जो कि पद्यांश हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो सब मैं आपको कराऊंगी उसमें व्याख्या के साथ। और मैं आपको कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगी कि किन का यूज करके आप मतलब पहचान पाओगे कि हाँ ये वाला जो ये पद है कौन सी पोएम से लिया गया है, उसके राइटर कौन है। तो इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक ये पूरा होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।